Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this session we are going to talk about chapter number 3 of class 11th, that is Plant Kingdom. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So here we are going to discuss all the noteworthy points of this chapter. सो हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के कुछ क्लासिफिकेशंस के साथ। तो जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन दी गई थी वो दी गई थी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जो कि दी थी लीनस ने। और इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर उन्होंने सारे के सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को इंक्लूड किया था। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स यानी एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं। तो लीनस ने जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन थी उसमें सारे एक्सटर्नल फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स का यूज़ किया गया था। लेकिन इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की दो लिमिटेशन थी। सबसे पहली लिमिटेशन तो ये थी कि इन्होंने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज दी थी, और सेकंड ये थी कि कुछ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को इन्होंने अलग अलग क्लासिफाई कर दिया था। तो ये वाली जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है वो इतनी ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं थी। फिर आई सेकंड क्लासिफिकेशन, दैट वाज नेचुरल क्लासिफिकेशन, जो कि दी थी बेंथम एंड हुकर ने। और इन्होंने यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल के साथ साथ जो एनाटॉमिकल फीचर्स थे उनको भी इंक्लूड किया था। एंड देयर वाज वन मोर, दैट वाज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होती है वो नॉर्मली जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती हैं उनके ऊपर बेस्ड होती है, यानी ये कॉमन एंसेस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट इज न्यूमरल टेक्सोनॉमी। न्यूमरल टेक्सोनॉमी के अंदर बेसिकली हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं और हर एक कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर कोड या नंबर असाइन कर दिया जाता है, और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि हर एक कैरेक्टर को इक्वल वेटेज मिलती है। Now is cytotaxonomy. This is basically based on the cytological information like the chromosome number, their structure, their pattern and behavior. इसके अलावा एक है कीमोटेक्सोनॉमी, जो कि बेसिकली जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं किसी भी सेल के उसको इंक्लूड करती है। नाउ जो हमारा प्लांट किंगडम है वो बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज एल्गी, द सेकेंड वन इज ब्रायोफाइट, द थर्ड वन इज टेरिडोफाइट, द फोर्थ वन इज जिम्नोस्पर्म एंड द लास्ट वन इज एंजियोस्पर्म। तो हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं फिलहाल एल्गा के साथ। जो एल्गी है वो क्लोरोफिल बेयरिंग होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है यानी फोटोसिंथेटिक इन नेचर है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, थैलॉइड बॉडी देखने को मिलती है। थैलॉइड बॉडी का मतलब ये होता है कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के आप रूट स्टेम लीव्स के बीच में डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ तो ऐसी बॉडी को थैलॉइड बॉडी बोला जाता है, और मोस्टली जो एक्वाटिक एरियाज़ होते हैं वहीं पर ये मिलती है। अगर एल्गी के अंदर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन वगैरह की मदद से भी होता है, और इनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है। जो सबसे कॉमन तरीके के स्पोर्स होते हैं वो होते हैं जू स्पोर, और ये बेसिकली मोटाइल इन नेचर होते हैं। ये बेसिकली हमने चैप्टर 2 में भी डिस्कस किया था ना। इनके अंदर जो फ्यूजन होता है गैमेट्स का, और अगर वो डिससिमिलर साइज़ के गैमेट्स हैं तो उसको बोला जाता है अनआइसोगैमस रिप्रोडक्शन, यानी कि जो गैमेट्स हैं उनका साइज़ जो है, मॉर्फोलॉजी है वो डिससिमिलर है, और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है यूडारिना। वहीं अगर कोई जो दो गैमेट्स फ्यूज़ कर रहे हैं वो फ्लेजिलेटेड है यानी मोटाइल है और साइज़ में सिमिलर है, जिसका एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स है, या फिर वो सिमिलर इन साइज है लेकिन नॉन फ्लेजिलेटेड है यानी नॉन मोटाइल है, जिसका एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा है, तो ऐसो को बोला जाता है आइसोगैमस। बेसिकली सिंपल सी चीज़ बोल रहे हैं कि आइसोगैमस वो होते हैं गैमेट्स जिनका साइज सिमिलर है। अगर सिमिलर इन साइज हैं तो दो कंडीशन है कि या तो वो फ्लेजिलेटेड हो सकता है या फिर वो नॉन फ्लेजिलेटेड हो सकते हैं। अगर फ्लेजिलेटेड है तो उसका एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स है, और अगर नॉन फ्लेजिलेटेड है तो इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। नाउ द नेक्स्ट वन इज oogamous। तो बेसिकली दो ऐसे गैमेट्स का फ्यूजन होना जिसमें जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल और लार्ज साइज का होगा, वहीं जो मेल गैमेट है वो मोटाइल और स्मॉल साइज का होगा। ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को हम oogamous कंडीशन बोलते हैं, और ये देखने को मिलता है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस के अंदर। इसके अलावा जो प्लांट बॉडी होती है किसी भी एल्गी की वो अलग अलग वेरियस साइज़ की होती है, बिल्कुल फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकती है, कॉलोनियल फॉर्म में भी हो सकती है, जिसका एग्जांपल वॉल्वॉक्स है, या फिर ये एक मैसिव प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन कर सकती है, जिसका एग्जांपल कैल्प है। ना अब कुछ जो बेसिक एल्गीज जो हम यूज़ करते हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ ब्राउन एल्गी, जिसका एग्जाम्पल है कैरागिन। तो बेसिकली जो कैरागिन है ये एक ब्राउन एल्गी है, और इससे क्या चीज़ बनती है, एल्जिन की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा जो अगार है और जो फिनोरी है वो रेड एल्गी से मिलती है। अगर मैं अगार की बात करूँ तो अगार बनता है ग्रेसिलेरिया से।
सॉरी, दिस इज़ नॉट मेड फ्रॉम ग्रेसिलेरिया, इट इज़ फ्रॉम जिलीडियम। और जो आइसक्रीम और जेलीज हैं उनकी फॉर्मेशन होती है ग्रेसिलेरिया से। नाउ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरिड आउट बाय द एल्गा बाय फोटोसिंथेसिस। जो अगार है, ये अगला पॉइंट सेम है जो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो अगार है वो बनता है जिलीडियम से, और जो ग्रेसिलेरिया है ये आइसक्रीम और जेलीज की फॉर्मेशन में यूज़ में आती है। नाउ इस एक और जो बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी एल्गी है जिसको स्पेस ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं, तो इसका एग्जांपल है क्लोरेला। और याद रखना कि इसके अंदर जो प्रोटीन का कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। And now we will start with our very first class of algae, that is chlorophyceae. Basically जो algae हैं वो 3 classes में divided हैं, that is chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. तो हम पहले बात करने वाले हैं chlorophyceae के बारे में, जिसको हम green alga भी बोलते हैं। तो जो अगर हम ग्रीन एल्गी की बात करें तो इसके पास रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और इस सेल वॉल की जो इनर लेयर होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो पैक्टोज की बनी होती है। जो क्लोरोफाइसी है इसके अंदर जो प्रोटीन है वो एज अ स्टोर प्रेजेंट होता है, स्टार्च के फॉर्म में भी इनका जो खाना है वो स्टोर होता है, और जिस स्ट्रक्चर में स्टोर होता है उसको बोला जाता है पायरेनॉइड बॉडीज़। ग्रीन एल्गी है तो इनके अंदर जो मेन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए और बी होता है, और जो रिजर्व फूड मटेरियल है उसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वो स्टार्च हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, या फिर कई बार वो ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी होता है। इसके साथ साथ ये जूस्पोर करते हैं, यानी और अगर आपको याद हो तो जूस्पोर ए सेक्शुअल स्पोर्स थे जो कि नॉर्मली 2 to 8 टिपिकली एपिकली इंसर्टेड जो फ्लैजेलाज हैं वो इनमें प्रेजेंट होंगे। ना इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो पहला एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, नेक्स्ट इज यूलोथ्रिक्स एंड द थर्ड वन इज कारा। ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं क्लोरोफाइसी के। नाउ विल टॉक अबाउट फियोफाइसी, दैट इज ऑल्सो नोन एज द ब्राउन एल्गी। तो नॉर्मली जो फियोफाइसी है वो मराइन हैबिटेट के अंदर पाई जाती है। जो ब्राउन एल्गीज हैं उनका जो कलर है वो बहुत वेरी करता है। बेसिकली ये कितना कलर होगा वो डिपेंड करता है ज़ेंथोफिल के पिगमेंट पे, जिसका नाम है फ्यूकोजेंथिन। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फियोफाइसी है उसका पिगमेंट कौन सा होगा। इसके अलावा फ्यूकोजेंथिन के अलावा इनके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी भी प्रेजेंट होता है। जो फियोफाइसी है उनके अंदर जो खाना है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर होता है, और जिस फॉर्म में स्टोर होता है वो लैमिनेरिया और मैनिटॉल है। अगर मैं इनके इनर सेल वॉल की बात करूँ तो ये बेसिकली एक जिलेटिन की बनी हुई कोटिंग जिसको एल्जिन बोला जाता है उसकी मदद से कवर्ड रहते हैं। अगर मैं ब्राउन एल्गी की प्लांट बॉडी की बात करूँ तो इसका वो पार्ट जो कि किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है उसको बोला जाता है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट के ऊपर वाले पोर्शन को बोला जाता है स्टाल्क, और जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड बेसिकली लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, असल में वो लीफ नहीं है लेकिन सिंपल लीफ लाइक ऑर्गन है जिसको फ्रॉन्ड बोलते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर की फॉर्मेशन होती है जो कि पायरी फॉर्म होता है। पायरी फॉर्म यानी कि पियर शेप स्ट्रक्चर के ये बनते हैं। बाइफ्लैजेलेटेड है इसका मतलब इसके पास 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रोडोफाइसी, दैट इज द रेड एल्गी। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द रेड एल्गी तो मोस्टली ये सारी मेराइन होती हैं, वार्मर एरियाज़ में नॉर्मली देखने को मिलती हैं। इनके अंदर जो खाना होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। इनका पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ए है, डी है, और जो मेन पिगमेंट है दैट इज़ आर फाइकोएरिथ्रिन इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये रेड इन कलर होती हैं। इनका जो एग्जाम्पल है दैट इज़ पॉलिसिफोनिया एंड द पोरफायरा। जो रेड एल्गी है उसके पास कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होता है इनके लाइफ टाइम के अंदर। नाउ अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड क्लास दैट इज़ ब्रायोफाइट्स के अंदर। जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको बेसिकली एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की वो गैमेटोफिटिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही से क्वेश्चन बनता है कि जो उनकी मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी होगी, गैमेटोफिटिक, यानी कि जो इनकी प्रोडोमिनेंट स्टेज होगी इनकी बॉडी के अंदर वो कौन सी होगी, गैमेटोफिटिक होगी। और जो स्पोरोफिटिक स्टेज है वो एक बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए आती है। ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके जो सेक्स ऑर्गन्स है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और जैकेटेड होते हैं। ब्रायोफाइट्स की अगर फीमेल ऑर्गन की बात करी जाए तो उसको बोला जाता है आर्चिगोनिया, और आर्चिगोनिया से एक सिंगल एग प्रोड्यूस होता है। अब जब इनके गैमेट्स का फ्यूजन होता है यानी एंथ्रोजॉइड्स का, और जब एग का फ्यूजन होता है तो इससे बनता है जाइगोट, लेकिन जाइगोट के अंदर उसी टाइम पे मियोसिस नहीं होता है। तो जब जाइगोट बनता है तब हम उसको बोलते हैं स्पोरोफिटिक स्टेज,
और जैसे ही कुछ टाइम के बाद में जायगोट के अंदर मियोसिस होता है तो उसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं, यानी वापस से गैमेटोफिटिक स्टेज आ जाती है। यानी गैमेटोफिटिक स्टेज एक बहुत लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए चलती है, स्पोरोफिटिक स्टेज सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम, छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है। दैट्स वाई इनकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक है, ना कि स्पोरोफिटिक। और इनके जो स्पोरोफिटिक स्टेज है ये फ्री लिविंग नहीं होती है, ये गैमेटोफिटिक स्टेज के ऊपर डिपेंडेंट रहती है अपने न्यूट्रिशन के लिए। अब जो स्पीशीज़ है स्फेग्नम की, जो कि एक तरीके की मॉस है जो पिट फॉर्मेशन करती है। बेसिकली जो पिट है ये बहुत एक सेवरल लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया के अंदर फैल जाती है और ये एज अ बायोफ्यूल भी यूज़ होती है। इसके अलावा ये एज ए ट्रांसशिपमेंट के लिए भी यूज़ होती है, क्योंकि इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। अगर मैं मॉसेस की बात करूँ तो जो मॉसेस हैं और जो लाइकेंस हैं ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने रॉक्स को कॉलोनाइज किया था, इकोलॉजिकल सक्सेशन में हेल्प करी थी। सबसे पहले बारे रॉक्स के ऊपर आए थे लाइकेंस और लाइकेंस के बाद कॉलोनाइज किया था मॉसेस ने। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी जाए लिवरवॉर्ट्स के अंदर तो वो नॉर्मली फ्रेगमेंटेशन से होता है और यहाँ पे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको बोला जाता है गैमा। बेसिकली जो लिवरवॉर्ट्स है इनका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है मार्केंशिया। जो गैमाज हैं वो ग्रीन होते हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं, ये बेसिकली एसेक्सुअल बर्ड है जो कि गैमा कप्स के अंदर बनते हैं और ये जो गैमा कप्स होती हैं थैलाई के ऊपर लोकेटेड होती हैं। अगर मैं लिवरवॉर्ट्स की बात करूँ तो इनके अंदर ये जो स्पोरोफिटिक कंडीशन होती है 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। द फर्स्ट वन इज फुट, सेकेंड इज सेटा एंड द थर्ड वन इज कैप्सूल। और जो कैप्सूल है कैप्सूल के अंदर ही स्पोर फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा जो प्रोडोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस दैट इज गैमेटोफाइट एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। बेसिकली जो प्रोडोमिनेंट फेज है गैमेटोफिटिक जो फेज है ये मोसेस के अंदर 2 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। जो सबसे पहली स्टेज है उसको बोला जाता है प्रोटोनिमा, जो कि डायरेक्टली किससे बनी है, स्पोर्स से। और अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पोर्स किस में बने हैं तो स्पोर्स बने हैं कैप्सूल के अंदर। वहीं जो सेकेंड स्टेज होती है वो लीफी स्टेज होती है जो कि बनती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से। अगर मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे जनरली फ्रेगमेंटेशन होता है और प्रोटोनिमा के अंदर बडिंग भी हो सकती है। द स्पोरोफाइट्स इन द मोसेस इज मोर इलॉबरेटेड दैन दैट ऑफ द लिवरवॉर्ट्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टेरिडोफाइट्स। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। और अगर आपको ध्यान हो इससे पहले जब हमने ब्रायोफाइट पढ़े थे उनकी मेन प्लांट बॉडी जो थी वो गैमेटोफिटिक थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया, यहाँ पे बॉडी कैसी होती जा रही है, अब स्पोरोफिटिक बॉडी होती जा रही है। जो इनके स्पोरोफाइट्स होते हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होता है स्पोरेंजिया, जो कि प्रेजेंट होते हैं लीफ लाइक एपेंडेजेस के ऊपर जिनको बोला जाता है स्पोरोफिल्स। यानी कि स्पोरोफिल्स के ऊपर प्रेजेंट है स्पोरेंजिया। नाउ जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो होमोस्पोरस भी हो सकते हैं, हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। यानी अगर सिमिलर गैमेट्स है तो वो होमोस्पोरस होंगे, डिससिमिलर हैं तो वो हेट्रोस्पोरस होंगे, लेकिन मोस्टली जो देखने को मिलता है वो होमोस्पोरस कंडीशन है। अब यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा कि गिव एग्जांपल ऑफ हेट्रोस्पोरस कंडीशन, तो आंसर विल बी सेलेजनेला एंड सेल्विना। जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके अंदर जो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको मल्टी सेल्यूलर है, जो फ्री लिविंग है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है प्रोथैलस। प्रोथैलस से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी इनकी जो गैमेटोफिटिक स्टेज है उसको प्रोथैलस हम बोलेंगे। जो जाइगोट है वो मल्टी सेल्यूलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाता है जो कि मेन प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइट्स की। Now, the development of the zygote into the young embryo takes place into the female gametophyte, and this event is the precursor to the seed habit considered to be the very important step of evolution. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो सीड हैबिट की जो फॉर्मेशन है वो टेरिडोफाइट से शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पे जो जाइगोट बना है उसके अंदर कोई मियोसिस नहीं होगा, उससे कोई स्पोर्स नहीं बनेंगे, उससे अब किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, यंग एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, और ये फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रहा है। तो इसी को बोला जाता है प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट फॉर्मेशन, जो कि टेरिडोफिटिक स्टेज के अंदर स्टार्ट हुई है। नाउ जो टेरिडोफाइट्स हैं उनको आगे हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज सिफलोसाइडा, लाइकोसाइडा, सिफेनोसाइडा एंड द टेरियोसाइडा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्लास दैट इज द जिम्नोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनको नेकेड सीड बोला जाता है क्योंकि इनके जो ओव्यूल्स हैं उनके बाहर ओवरी प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये बेसिकली एक्सपोज्ड रहते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी, इसीलिए जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीड्स भी बोला जाता है।
नाउ जो जायंट रेडवुड ट्री है दैट इज सिक्योनिया, ये टॉलेस्ट ट्री स्पीशी है। जो रूट्स होती हैं जिम्नोस्पर्म की वो बेसिकली टैप रूट होती हैं। अगर हम साइकस की बात करें तो साइकस के अंदर कुछ स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट प्रेजेंट होती हैं जिनको बोला जाता है कॉलेरॉइड रूट, और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियाज के साथ एसोसिएटेड होती हैं, यानी कि इनकी जो रूट्स हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती हैं साइनोबैक्टीरियाज के साथ, जिसकी मदद से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है। In gymnosperm, basically two kinds of spores are produced within the sporangia that are found on the sporophylls that are arranged spirally along the axis to form the legs and the compact strobili and the cones. यानी कि यहाँ पे जो दो तरीके के स्पोर्स बने हैं जो किस में बने हैं, स्पोरेंजिया में बने हैं, और जो स्पोरेंजिया है वो एक कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है स्ट्रॉबिलाई। अब बेसिकली ये जो स्ट्रॉबिलाइज हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, इधर दे कैन बी ए मेल स्ट्रॉबिलाई और दे कैन बी ए फीमेल स्ट्रॉबिलाई। तो अगर फीमेल स्ट्रॉबिलाई है तो उसके ऊपर जो स्पोरोफिल प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे मेगा स्पोरेंजिया, और सॉरी उसको बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल, और मेगा स्पोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होगी मेगा स्पोरेंजिया। वहीं सेम अगर हम मेल्स के बारे में बात करें तो उसको बोला जाएगा मेल स्ट्रॉबिलाई और माइक्रोस्पोरोफिल, जिसके ऊपर फर्दर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होगी। जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो किसी भी एक न्यूसेलस की सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट होके मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन का काम करती है। The angiosperms are exceptionally large group of plant occurring in a wide range of habitats। यानी कि जिम्नोस्पर्म की कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम बात करेंगे लास्ट क्लास के बारे में, दैट इज़ एंजियोस्पर्म्स। तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं बेसिकली ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उन्हीं को एंजियोस्पर्म्स बोला जाता है। और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है कि इनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि मेल फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ करेंगे जिससे जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, वहीं जो सेकंड गैमेट है वो फ्यूज़ कर जाता है सेंट्रल सेल के साथ, जिसकी मदद से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की फॉर्मेशन होती है। तो चूँकि यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म्स का। So in angiosperm, the male gamete fuse with the diploid secondary nucleus to produce the triploid primary endosperm nucell nucleus। तो बेसिकली ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनी है इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बना होगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो ओव्यूल्स होते हैं वो बेसिकली डेवलप हो जाते हैं सीड के अंदर, और जो ओवरीज हैं वो डेवलप हो जाती हैं फ्रूट के अंदर, एंड दीज आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन एंजियोस्पर्म्स। जो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक स्टेज है वो यहाँ पे डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक है और इंडिपेंडेंट होती है। द गैमेटोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंट बाय अ सिंगल टू फ्यू सेल्स हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, एंड दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यानी कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर जो प्रोडोमिनेंट स्टेज हमें देखने को मिलेगी वो कौन सी होगी, स्पोरोफिटिक होगी, और वो जो स्पोरोफिटिक कंडीशन है वो हैप्लॉइड होगी कि डिप्लॉइड होगी, आंसर विल बी इट विल बी अ डिप्लॉइड कंडीशन। Meiosis in the zygote result in the formation of haploid spore in the haplontic life cycle। नाम से पता चलता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर डिप्लॉइड कंडीशन थी और स्पोरोफाइट में आ रही थी। तो हैप्लॉन्टिक कंडीशन में हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे और वो कहाँ पे आएगी, गैमेटोफिटिक स्टेज में आएगी, क्योंकि वहाँ पे मियोसिस हो जाता है जाइगोट के अंदर जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स देखने को मिलते हैं। In the bryophytes, the multinucleate sporophyte is totally or partially dependent on the gametophyte for the archegone anchorage and the nutrition। इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो उनके अंदर वो जो स्पोरोफिटिक स्टेज आती है जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद वो डिपेंडेंट होती है गैमेटोफिटिक स्टेज के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए भी और एनकरेज के लिए भी, यानी कि वो फ्री लिविंग नहीं है। Most algal genera are haplontic, some of them such as the Ectocarpus, Polysiphonia, Calp are the haplodiploidic and the Fucus is diplontic। तो जो एल्गीज हैं वो मोस्टली तो सारी हैप्लॉन्टिक होती हैं, एग्जाम्पल पॉलिसिफोनिया वगैरह है, लेकिन कई बार हमें वहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन भी देखने को मिलती है जिसका एग्जाम्पल होगा कैल्प, और जो डिप्लॉन्टिक कंडीशन है वो भी हमें कई बार देखने को मिलती है, उसका एग्जाम्पल है फ्यूकस। जितने भी टेरिडोफाइट्स एंड द ब्रायोफाइट्स हैं उनके अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलती है, और जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके अंदर हमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। सो इफ़ यू वांट द वेल डिटेल्ड नोट्स ऑफ दिस चैप्टर देन आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।